दोस्तों नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। दोस्तों मैं जैसे कि आपको पता है मैं आजकल आपको मैन ईटर टाइगर्स की स्टोरी सुना रहा हूँ और ये मेरी दूसरी स्टोरी है ये जिम कॉर्बेट पार्क की ही। और ये है मैन ईटर टाइगर्स ऑफ जिम कॉर्बेट पार्क। और मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी है महेश को पूरा का पूरा खा जाने वाले एक मैन ईटर टाइगर शेरू की। साथियों मैं साथ साथ आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ और मैं एक ट्रेल पे चल रहा हूँ यहाँ पे कनाडा में। जैसे कि आपको पता है मैं कनाडा टोरंटो में रहता हूँ और यहाँ से मैं अपनी स्टोरी शूट कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ से। और आपको ये जो स्टोरी है सुनाता रहूँगा और साथ में आप कनाडा के साइड सीन भी देखोगे जिससे कि थोड़ी देखने में अच्छा लगेगा। साथियों मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं घूमा हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, जिम कॉर्बेट पार्क की। दूसरी जगह की बात दूसरे लोग जाने। और ये जो पार्क है ये रामनगर उत्तराखंड में स्थित है और दिल्ली से रामनगर करीब 300 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद में रामनगर से धनगढ़ गेट जाते हुए सबसे पहले एक रेस्ट हाउस आता है सुल्तान। सुल्तान के बाद में एक दूसरा रेस्ट हाउस आता है गैरल, और वो गैरल भी रामगंगा नदी के किनारे पे ही है। और फिर तीसरा रेस्ट हाउस आता है सरबदुली। मैं सरबदुली में भी रहा हूँ, गैरल में भी रहा हूँ, सुल्तान में भी रहा हूँ। और सरबदुली के बाद में एक और रेस्ट हाउस आता है खिनानौली। जो खिनानौली रेस्ट हाउस है वो वीआईपी रेस्ट हाउस है, वीआईपी लोग वहां पे रुकते हैं। और फिर फाइनली आप पहुंचते हो ढिकाला। 31-32 किलोमीटर का ट्रैक है वो, कच्चा पक्का, और 2 से ढाई घंटे गाड़ी में लगते हैं। और जिस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों, उस समय जिम कॉर्बेट पार्क पैदल भी जाने का साधन था। मैं पैदल भी गया हूं, मैं गाड़ी में बैठ के भी गया हूं, और वो गाड़ी जोंगा जीप होती थी और आजकल की तरह जिप्सियां नहीं होती थी। और आप पैदल भी ट्रैकिंग कर सकते थे उस जंगल में। और यहाँ तक कि ढिकाला में 1983 की बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप कैंप लगा के भी रह सकते थे। और मैं देखा है मैंने वहाँ पे लोगों को कैंप लगा के रहते हुए। और वो जो जंगल है उसमें टाइगर मैन ईटर कैसे बना, ये तो खोज का विषय तो है। क्योंकि जो टाइगर होता है उसके भोजन में, उसकी फूड हैबिट में इंसान नहीं आता। वो इंसान से दूरी बना के रखता है। लेकिन जब हम लोग, मतलब हम आदमी लोग जंगलों में जाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही आदमी को देखने के आदी हो जाते हैं। जब वो लगातार इंसान को देखते रहते हैं तो उनकी एक नेचुरल जो हेजिटेशन होती है इंसान से वो खत्म हो जाती है। और ये तो एक कारण है, और भी बहुत से कारण होते हैं टाइगर के मैन ईटर बनने में। लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क में जो ये शेरू नाम का जो टाइगर था, इसको मेरे आइडिया से मैन ईटर बनने का यही कारण था क्योंकि ना तो वो बूढ़ा था, केनाइन भी उसके ठीक थे, ना वो कमजोर था, ना किसी टेरिटरी फाइट में वो हारा था। जान पड़ता है कि वो बचपन से ही इंसान को देखते देखते उनका आदी हो गया था। और उनका आदी होने की वजह से उसको
उनको बाद में जब मौका मिला मारने का तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही मैं अब अपना थोड़ा सा चेंज करता हूँ व्यू, और आप देखिए कनाडा का व्यू भी। ये देखिए, ये एक रिवर ट्रिब्यूटरी है, और ये एक स्कूल, और ये सारा जो एरिया है ये ऐसे है। दोस्तों, बात 1983 की है। मार्च का महीना बीतकर अप्रैल आ गया था, मतलब कि बसंत बीत चुका था और ग्रीष्म का महीना, गर्मियों का महीना चालू हो चुका था, और पतझड़ के आसार थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो गए थे। तो उस समय की बात है कि जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, वहाँ पे 8 पालतू हाथी सवारी के लिए रखे जाते थे उस समय में, और पर्यटक उस पे, टूरिस्ट जो है उस पे सवारी किया करते थे। और एक हथनी वहाँ पर थी, और उसका जो महावत था वो कल्लू था, कल्लू नाम था उसका, कल्लू महावत। और हथनी का नाम था चेतना। जो चेतना हथनी थी वो जवान हथनी थी, 25 साल की उस समय उसकी उम्र रही होगी, और उसका जो एक चाराकट था वो भी एक जवान चाराकट था, उसकी उम्र उसमें 20 वर्ष की रही होगी। वो जो जवान चाराकट था उसका नाम था महेश। और फर्स्ट वीक की बात है अप्रैल की, कल्लू महावत टूरिस्ट को घुमा करके सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की शिफ्ट होती है। 2 घंटे के लिए हाथी पर्यटकों को, टूरिस्ट को लेकर जाते हैं जंगल में, और वो 2 घंटे के लिए घुमाकर लाने के बाद में 10 बजे जब वो ढिकाला पहुंचा कल्लू महावत, तो उसने हथनी को चाराकट महेश के हवाले कर दिया। और महेश के हवाले करने के बाद में अब महेश की ड्यूटी ये थी कि उसको पानी पिलाए, उसके लिए चारे का इंतजाम करे, और चारे का जो इंतजाम करना होता था वो जंगल में जाके करना होता था। और मजे की बात यह है कि हाथी के लिए जो चारा लाने का जो काम होता है ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, डीप जंगल में 4-5 किलोमीटर, और वहां से चारा को काट कर इकट्ठा करके उसी हाथी की पीठ पर लाद करके ये चाराकट लेके आते हैं। जंगल का ये नियम है कि जंगल में अकेला चाराकट अपने हाथी के साथ ना जाए, 2 या 3 चाराकट इकट्ठे जाए। सेफ्टी के लिहाज से यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उन जंगलों में शेर, हाथी, भालू ये अक्सर घूमते रहते हैं। लेकिन उस रोज महेश पता नहीं क्यों अकेला ही अपनी हथनी चेतना को लेकर के निकल गया। दरअसल में वहां पे एक जगह है चूहा सोत। वो जो चूहा सोत है, सोत एक्चुअली में जंगल की भाषा में उस जगह एक नाले को कहते हैं। ठीक जैसे जैसे आप ये देख रहे हो नाला, जैसे आप देख रहे हो यह पानी रिस रिस के आ रहा है, ठीक ऐसा ही जंगल में भी नाले होते हैं। और एक पहाड़ी दीवार थी वहां पे चूहा सो से थोड़ी दूर, और उस पहाड़ी दीवार से पानी रिस रिस के आता था। तो उसके साथ ही जंगलात वालों ने 25-30 फुट लंबा और करीब 15 फुट 18 फुट चौड़ा एक तालाब से बनाया था, जो पानी रिस रिस के उसमें इकट्ठा होता था, ताकि एक तरह से आर्टिफिशियल था वो, लेकिन पानी नेचुरल था जो कि पहाड़ से रिस रिस के आता था। तो उस पानी को जंगली जानवर गर्मियों में पिया करते थे, और उसमें एक ढलान बनाया गया था ताकि हाथी, जंगली हाथी आसानी से उसमें उतरकर पानी को पी सके। और वो सारा चूहा सोत के आसपास का इलाका था। और जो महेश था उसने ढिकाला से एक रास्ता सीधा जाता है मोटा साल की तरफ। मोटा साल एक्चुअली ये निशानियां होती हैं, जंगलात के जो लोग हैं वो एक निशानी रखते हैं, क्योंकि वहां पे कोई जो ट्रैक होते हैं इनको कोई नाम तो होते नहीं। वहां पे एक बहुत बड़ा साल का पेड़ है, बड़ा भारी कभी रहा होगा,
और वो इतना भारी है कि आप ये समझ लीजिए कि 12-13 मीटर का कपड़ा ही उसका में उसको घेर कर बनाता होगा। मतलब 12-13 मीटर का कपड़ा अगर आप गोल घुमाओगे तब उसका घेरा बनेगा। लेकिन वो साल का पेड़ कभी बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, तो उसका जो ठूठ था, ठूठ मतलब उसका मेन तना, वो 10-12 फुट का रह गया था। और उसी को मोटा साल बोलते हैं, और उसके आसपास के जंगल को मोटा साल का जंगल बोलते हैं। तो वो मोटा साल जो है वो बिल्कुल सीधा एक रास्ता जाता है ढिकाला से। ढिकाला से एक रास्ता ऐसे जाता है सीधा, और सीधा रास्ता जाने के बाद में एक रास्ता आगे जाकर के 1 किलोमीटर के बाद में लेफ्ट साइड को कटता है, जो कि ढिकाला को चला जाता है। मेन रोड है वो ढिकाला ढिकाला से वो धनगढ़ी गेट को चला जाता है। और उससे पहले जैसे ही हम ढिकाला से निकलते हैं बाहर, तो एक और लेफ्ट साइड को एक और रास्ता पहले कटता है, वो जाता है मचान की तरफ। और मचान करीब 800 या 900 मीटर दूर होगी। वो 800-900 मीटर जो है वो घने जंगल के बीच में से रास्ता जाता है। और यूजली उस मचान पर, अब तो मचान पर जाने की परमिशन ही नहीं है और ना उस वहाँ कोई ड्रॉप करता है, लेकिन उस टाइम में हम लोग पैदल उस मचान पर जाया करते थे। और उस मचान के ऊपर तो नाइट स्पेंड करने की भी परमिशन थी उस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। आप परमिशन लेकर के उस पर नाइट बिता सकते थे, आप रात को रुक सकते थे। और वो जो मचान थी उसके चारों तरफ कांटेदार तारों का घेरा होता था, और आप अपना पानी और भोजन लेकर उस पर जाकर बैठ जाओ और परमिशन लेकर, और सुबह तक आप रहो वहां पे। और ये वहां पे जो पहुंचा जाता था वो भी पैदल जाया जाता था, ये नहीं कोई जीप आपको वहां पे छोड़ेगी। बहरहाल वो जो सड़क ढिकाला से निकलती थी, जो सीधी जाती थी, वो सीधा रोड उसने लिया मोटा साल की तरफ। मोटा साल वहां से करीब 2 किलोमीटर होगा। उसके बाद में वो मोटा साल से लेफ्ट साइड में चूहा सोत की तरफ कट गया। तो जब वो चूहा सोत की तरफ कटा, तो उस टाइम में जब महेश चारा लेने गया था चेतना हथनी के ऊपर बैठकर, तो वो जो टैंक था जो मैंने अभी आपको बताया कि जो चूहा सोत में बनाया था, तो वो चूहा सोत पे पहुंचा तो उस टैंक पे 8-10 जो मजदूर थे, दिहाड़ीदार मजदूर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखता है अपने पास काम करने के लिए, तो जो वर्कर थे वो उसकी सफाई कर रहे थे। उसमें घास वगैरह आ जाती है तो उसकी सफाई कर रहे थे, उसकी गहराई ताकि बरकरार बनी रहे। और वो इकट्ठे, दरअसल में जंगल में जब ये लोग 8-10 जो लोग होते हैं, उस पर टाइगर जल्दी अटैक करता नहीं है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप टाइगर को देखकर भागो नहीं, उससे डरो नहीं, और दिलेरी के साथ उसके सामने खड़े रहो, लेकिन उसकी आंखों में आंखें भी मत डालो। उसके फेस टू फेस आप रहो, लेकिन उसकी आंखों में आंखें मत डालो। और अगर आप 4-5 या 8-10 आदमी हो तो टाइगर की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर हमला करने की। लेकिन अगर कोई पका पकाया मैन ईटर टाइगर है तो उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। बहरहाल इतना खतरा तो मजदूरों को उठाना ही पड़ता है वहां पे। तो वो 8-10 जो मजदूर थे वो अपना सफाई कर रहे थे टंकी की, और वहीं पे महेश पहुंच गया। और महेश वहां पे पहुंचा, मजदूरों को देख करके वो वहां पे उतर के उसने बीड़ी पी। बीड़ी पीने का वो शौकीन था। बीड़ी पीने के बाद में महेश ने मजदूरों को भी बीड़ी ऑफर करी। उसमें कुछ नेपाली मजदूर थे, कुछ उत्तराखंड के थे, गढ़वाल के। उनको बीड़ी, जब उन्होंने बीड़ी वगैरह पी ली तो उनने उनको ऑफर दिया कि चलो चारा काटने चलते हैं। तो मजदूरों ने बोला कि नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा काम जब खत्म हो जाएगा तो हम सीधा ढिकाला की तरफ जाके हमें रिपोर्ट करना है कि हमने अपना काम कर दिया, तो आप चले जाओ चारा लेने। अब वो महेश अपनी हथनी को लेकर के चारा लेने आगे को चल दिया चूहा सोत की तरफ। यह चूहा सोत का वही इलाका है साथियों जहां मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको एक टाइगर, इसी टाइगर की, जो शेरू नाम का टाइगर था, इसने सूबेदार अली पे हमला किया था। सूबेदार अली पे उसने हमला किया था, फरवरी का महीना था और 1984 की बात है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात है मार्च अप्रैल के महीने की, 1983 की। और ये पहला शिकार था शेरू का, जो महेश था वो पहला शिकार था, और सूबेदार अली दूसरा शिकार था। बहरहाल अब जब महेश उधर गया चारा काटने के लिए, तो
आपको एक बात और बता दूं साथियों यहाँ पे मैं, कि जो हाथियों को पीपल का, बरगद का, पाकड़ एक पेड़ होता है उसका, गूलर का पेड़, ये बहुत अच्छा लगता है खाने का उनको। मतलब समझ लीजिए कि उनके लिए रसगुल्ला है, रस से भरा हुआ उनकी टहनियां होती हैं बारीक बारीक, और बड़े चाव से खाता है वो उसको। हालांकि वो ये ना उपलब्ध हो तो रोनी भी खाता है। एक्चुअली में क्या है कि जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसमें पतझड़ पतझड़ स्टार्ट हो जाती है, नई नई कॉम्पलें निकलती हैं अप्रैल के महीने में पीपल के पेड़ पे। तो ये वहां पे गया और एक पीपल का पेड़ उसने पसंद करा। देखो साथियों, सामने घर है, सब घर है, मैंने जैसे पहले बताया। अब मैं दूसरी लोकेशन पर आया हूँ और वही जंगली रिवर है और वो सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं। एक वो अपार्टमेंट है, एक वो अपार्टमेंट है। और जो वक्त है इस टाइम वो है 6:30 इवनिंग, 6:30 शाम का टाइम है। और ये बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे और पार्ट इसका 100 मीटर का है। खैर वो जब वहां पे गया तो उसने वो पीपल का पेड़ पसंद करा, और पीपल का पेड़ पसंद करके उसने जो हथनी थी उसको बांधा नहीं, उसने उसको खुला छोड़ दिया। लेकिन उसने एक काम करा ये कि उस हथनी की दोनों टांगों के बीच में, एक टांग ये और एक टांग ये, इन दोनों के बीच में एक रस्सा ढीला करके बांध दिया, जंजीर ढीली करके बांध दी, ताकि उसकी जो चाल है वो तेज ना हो, मतलब वो तेज स्पीड से भाग ना सके, चल ना सके। लेकिन उसने वो अपने चलती रहे अपनी मर्जी से, उससे क्या होगा कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन इसके बजाय सूबेदार अली ने क्या करा था, सूबेदार अली ने जो उसकी हथनी गोमती थी उसको उसने एक पेड़ के साथ ही बांध दिया था ताकि वो जा ही ना सके। अब ये सेफ्टी के लिहाज से क्या रहा जाता है, क्योंकि जो जंगली हाथियों से इनको डर रहता है, और क्योंकि जो हथनियां होती हैं इनको अमूमन जो मेल तस्कर होता है, मेन तस्कर हाथी, वो इनको भगा कर ले जाने की कोशिश में रहता है, इनके साथ में कोशिश में रहता है। अगर वो हीट में है तो ट्राई करता है उनको अपने साथ ले जाने की जंगल में। और हथनियां भी अगर हीट में हो तो कई बार वो भी चली जाती हैं अपने महावत का साथ छोड़ करके। ऐसे कई किस्से होते हैं वहां पे, वो कभी मौका आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। खैर उसने अब सूबेदार अली ने तो बांध दिया था हथनी को, लेकिन इसने हथनी को खुला छोड़ा और उसकी दोनों टांगे आपस में कस के नहीं बांधी, उसके बीच में थोड़ा सा ढीला एक जंजीर बांध दी ताकि वो अपना स्टेप ले सके, लेकिन स्टेप छोटा लेगी। लेकिन जो उसकी पिछली दो टांगे थी वो आजाद थी, वो इंडिपेंडेंट थी, वहां उसने कुछ नहीं बांधा। अब इतना कुछ करने के बाद में उसने एक पेड़ पसंद करा जो पीपल का पेड़ था, और अच्छा पेड़ था वो, उसमें काफी काफी अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आए हुए थे। तो वो पहले पेड़ पे चढ़ गया। और पेड़ पे चढ़ा कैसे, सूबेदार अली तो पेड़ पे क्लाइम करके चढ़ा था, क्लाइम करा उसने स्टेप बाय स्टेप करके, और वो ऊपर चढ़ गया। लेकिन इसने क्या करा, इसने अपनी हथनी के ऊपर बैठा, उसको आदेश दिया, वो हथनी आई उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई। पेड़ के नीचे खड़ी होने के बाद में उस पेड़ के ऊपर वो 11-12 फीट की उसकी रीच हो गई, क्योंकि हाथी 9-10 फीट का तो ऊंचा होता ही है। उसके बाद जब एक इंसान 5-5.5 फीट का खड़ा हो जाएगा तो 12-13 फीट की हाइट उसकी बन गई, और डालियों को पकड़ के बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ गया। लेकिन उस पीपल के पेड़ पर चढ़ने से पहले उसने उसने क्या करा कि उसने अपनी एक शर्ट उतारी, और पास में ही एक रोनी का पेड़ था, उसकी डाल पे अपनी शर्ट टांग दी। इतनी ठंड भी नहीं थी, हल्का हल्का गर्मी का मौसम था, क्योंकि अप्रैल शुरू हो चुका था और पतझड़ बीत चुका था, बसंत शुरू हो चुका था, और मस्त मौसम था। जंगल में हल्की हल्की हवा बह रही थी, और झिंगुर की आवाज आ रही थी, जैसे कि जंगल में अमूमन होता है शांत जंगल में। और जब वो हथनी के ऊपर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो हथनी पास ही एक जगह पे जाकर के रोनी की डालियां खींचने लगी। अब रोनी की डालियां खींचने लगी, उसके बाद में थोड़ा सा उसने रोनी की डालियां खाई, उसके बाद थोड़ा आगे चली गई, आगे जाके उसने घास की जड़ें उखाड़ी। अब हाथी क्या करता है, घास को ना मतलब ऐसे उखाड़ उखाड़ लेता है, ऐसे उखाड़ता है सूंड से, सूंड को लपेट के ऐसे उखाड़ता है। और दोस्तों, महेश को मारकर
खाने वाले मैन ईटर टाइगर शेरू की बाकी बची हुई स्टोरी मैं आपको दूसरे पार्ट में, जो दूसरा एपिसोड होगा, उसमें बताऊंगा कि उसने कैसे, उस शेर ने महेश को मारा और मारने के बाद में उसने क्या करा और कैसे आगे का घटना चक्र चला, वो सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। अब मैं अलविदा लेता हूं आपसे। अपना ख्याल रखना। ओके साथियों।